वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन गया गाइडेंस प्रोग्राम। आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम में स्वागत है। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आपको लिटरेचर पार्ट से आपको एक पोएम जिसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो सबसे पहले बता दूं, मेरा नाम आलोक कुमार, आपका प्यारा दोस्त, आपका इंग्लिश टीचर। जो मैं बताने जा रहा हूं आपको इससे संबंधित कुछ बातें, एंड आई होप कि हमारा क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो आप इससे बेहिचक आप हमसे पूछ सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, जिसको कि हम तुरंत उसका रिप्लाई देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूं लिटरेचर की। एक्चुअली अभी इसके पिछले क्लास में हमने ग्रामर की बात की थी, आज मैं बात कर रहा हूं लिटरेचर की। तो लिटरेचर क्या है? हम लोग बहुत सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं हर तरफ, अच्छा लिटरेचर पढ़ना है, लिटरेचर पढ़ना है। लिटरेचर होता क्या चीज है? अगर ये पूछ दिया तो थोड़ा सा हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मोटा मोटी हम लोग देखिए सीधी सी बात कर सकते हैं, एक किताब जिसे हम लोग पढ़ते हैं। मोटा मोटी आप देखेंगे तो कहेंगे चलो लिटरेचर एक किताब है जिसको कि हमको पढ़ना है। अब उसमें मैं आपको बताऊं, देखिए आप ध्यान से देखिएगा कि अगर आप यहां जाते हैं तो लिखा हुआ है लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। दोस्तों मैं बताऊं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वर्ड है। वर्ड लिटरेचर को मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये क्या कहता है, लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। इट मींस साहित्य समाज का दर्पण होता है। आज मैं बताऊं, लिटरेचर को हम लोग अलग अलग रूपों में देखते हैं। जैसे अब उसमें आपका प्रोज होता है, पोइट्री होता है, ड्रामा है, नॉवेल है, और आप इनफैक्ट कह सकते हैं अभी आजकल जो हम लोग मूवी देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, बहुत सारे चीज, ये सब दे ऑल आर पार्ट ऑफ लिटरेचर। तो अब जैसे कि हम लोग मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में क्या होता है, कहानी होती है, गाने होते हैं, हम लोग मस्त गाना वाना सुनते हैं। तो गाना को जानते हैं जिसको हम बात करते हैं ना, देखिए यहां पर आपको छोटे छोटे वर्ड में लिखे हुए क्या क्या है, ड्रामा है, फेबल है, ऑटोबायोग्राफी है, पोइट्री है, बायोग्राफी है, बहुत सारी चीजें। तो जिसमें आज मैं जिस पार्ट को मैं पढ़ाने जा रहा हूं वो है आपका पोइट्री। तो पोइट्री में जो क्या है ना कि पोइट्री को आप ठेठ भाषा में ही समझ लीजिए, क्या कह जाए पोइट्री हो, कौन सी पोएम हो गए हो। देख भाई, उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, सिंपल से बात है। जो गाना हम लोग गाते हैं ना, मान के चलिए वही पोइट्री है आपका। अब उसमें क्या क्या होता है, फीलिंग, मूड, जैसे आप देखते हैं ना, रोमांस होता है, दर्द होता है, बहुत सारे चीज, यू विल फाइंड एवरीथिंग इन पोइट्री एंड इट इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर। तो चलिए इस पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। देखिए अभी मैं बता दूं कि ये जो गया गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, इसके जो मेन हमारे जो कर्ता धर्ता कहते हैं, जो हमारे डीपीओ सर, आनंद सर हैं, जिनका ये खास इंस्ट्रक्शन होता है कि हमारे सारे स्लाइड्स में, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें आप फिगर जरूर डालना। ये मुझे भी लगा कि नहीं, बात तो बहुत सही कर रहे हैं, क्योंकि सर का ये जो निर्देशन है ना, मैंने पहली बार फील किया जब मैंने स्लाइड को बनाया तो लगा नहीं, हर तस्वीर कुछ कहता है। तो चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे। क्या है, आपको आगे के स्लाइड्स में दिखाता हूं मैं कि उसमें बहुत सारे तस्वीर हैं जो आपको बहुत सारी कहानियां कह देंगे। तस्वीर में ही अपने आप में एक स्टोरी है। तो चलिए उसके बाद जो आपको मैंने लाइन लिखा है, मैं फिर से कहता हूं, इंग्लिश इज इजी। इससे पहले क्लास हुई मैंने कहा कि देखो लगता है कि बहुत टफ है इंग्लिश, बहुत ज्यादा हार्ड है, भैया सबसे पहले इसको भागो। अगर जैसे बैट बॉल मारते तो कहो कि मारो इसको सिक्सर की, फिर जानते हो टेंशन फ्री हो जाओ। उसी ढंग से इंग्लिश को आप कहते हो कि नहीं बहुत भारी है, मैं फिर से विश्वास दिलाता हूं आपको, बहुत आसान है। और मैं इसको प्रूव करके दिखाऊंगा जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, और उसके बाद आप खुद ब खुद फील करेंगे कि क्या आपके लिए भारी लगा या आसान लगा। अपना फीडबैक आप जरूर देना। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये मैं बता रहा हूं कि 11th का ये पोइट्री का पहला चैप्टर है, बट आप नहीं जानते हैं कि ये आईसीएसई बोर्ड में भी है, सीबीएसई बोर्ड में भी पढ़ना है, आपको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ना है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं, हु रोट गीतांजलि, ऐसा क्वेश्चन कंपटीशन में भी आता है आपको, या ऐसे भी आपके क्वेश्चन है, चाहे आईसीएसई बोर्ड को। तो इसलिए प्लीज दोस्तों, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो, सीबीएसई बोर्ड के हो, आईसीएसई बोर्ड के हो, सबके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है और बहुत आपको अमेजिंग लगे पढ़ने में। तो देखिए यहां पर मैं ये जो पोएम है जिसका हेडिंग है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, एंड इट इज टेकन फ्रॉम गीतांजलि, एंड गीतांजलि रिटन बाई गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर।
तो गीतांजलि 35 इसमें लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो 35वां पोएम है, 35th जो पोएम है वो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। और आपको पता है, मैं आगे इसको चर्चा करने जा रहा हूं, मैं थोड़ा सा पोएट के बारे में बताना चाहूंगा, हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बताना चाहूंगा कि वो क्या शख्सियत थे। इन्होंने विश्व में, इन द होल वर्ल्ड, जैसे आप कह सकते हैं कि इन्होंने पूरे अपने देश का नाम रोशन किया, ऊंचा किया। कैसे? चलिए इस पर बात करते हैं आगे। तो देखिए दोस्तों, व्हाट इज दिस पोएम एक्चुअली। मुझे लगा कि एक्चुअल में ये पोएम है क्या। पोएम तो बहुत सारे होते हैं, नेचुरल पोएम होते हैं, रोमांटिक पोएम होते हैं, पेट्रियोटिक पोएम होते हैं, प्रेयर होते हैं, सनेट, सॉन्ग्स एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बट व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पोएम, व्हाट इज दिस पोएम एक्चुअली। तो आई फेल्ट two things here. First one is a prayer. What is a prayer? A prayer to God. Prayer for what? Prayer for the country and dreams for the future of India. पता है, हम सबके मन में एक सपना होता है, मैं आगे बढ़ूं, मेरा परिवार आगे बढ़े, मेरा समाज आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, और देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का यह सपना जो इस पोएम के माध्यम से आपको मिलने जा रहा है, वो क्या सपना है, इस पे हम लोग आगे चर्चा करते हैं। ड्रीम्स फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया। और मैं दोस्तों एक बात बताऊं, ये प्रेयर के साथ साथ में, ये प्रेयर भगवान से है, लेकिन ये जो थीम है इसका, इस पोएम का, वो आपको पेट्रियोटिक है, देशभक्ति है। वो देश के लिए सोचते हैं कि हमारा देश कैसा हो आजादी के बाद, क्योंकि जब इन्होंने लिखा था उसमें हमारा देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों के गुलाम थे हम लोग। एंड वी आर फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन एजुकेशन, इन टेक्नोलॉजी, इन सर्विस, इन बिजनेस, एवरीवेयर वी वर फेसिंग द प्रॉब्लम। सो सी ही हैड अ ड्रीम। व्हाट वाज द ड्रीम? Let us describe here. Let us see here. So first of all, I will describe you about Rabindranath Tagore, Gurudev, what he is. What he was. So guys, just see here. Rabindranath Tagore was called Gurudev, and he born on 1861 and died in 1941. And this is a very unique thing about him. He wrote national anthem. It's very proud for us that Rabindranath Tagore wrote the poem that is called, national anthem Jana Gana Mana for India and even for Bangladesh, Amar Sunar Bangla. And third matter is there कि श्रीलंका का भी जो नेशनल एंथम था ना, इनके ही वर्क से इंस्पायर्ड था। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी शख्सियत है, जिनके लिखे हुए गीत को हम लोग गाते हैं, हमारे पूर्वज गाते हैं और हम लोग पूरी जिंदगी गाते रहेंगे। कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनका हमारे समाज के लिए। तो इसके बाद मैं बताना चाहता हूं, उनको नोबेल प्राइज मिला इन 1913। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, he was not only the first Indian, Asian, even the first non-European who got Nobel Prize. And he got Nobel Prize for Gitanjali. It is a book, and in English version it is called Song Offerings. Song Offerings means गीतों की माला, गीतों का उपहार। ये इतना फेमस हुआ कि पूरे वर्ल्ड में इसकी चर्चा हुई, और जिसको ये 2 बार पब्लिश किया गया, फर्स्ट टाइम इन 1910 इन बंगाली, और उसको फिर इन्होंने खुद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, जिसको कि 1912 में आपको लंदन में इसको पब्लिश किया गया। अब चलिए कुछ और इनके बारे में यहां पे डिस्क्राइब मैं करना चाहूंगा। अब देखिए वो क्या नहीं थे। ऐसे लोग बोलते हैं ना, पूरा का पूरा चीज उनमें समाया हुआ था। एक ड्रामाटिस्ट, नॉवेलिस्ट, फिलोसोफर, ह्यूमनिस्ट, सिंगर, डिवोशनल पर्सन, आपको हमारे देश के लिए सोचने वाला। दूसरा पॉइंट है कि इन्होंने एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को इन्होंने ये किया था, नींव रखी थी, जिसका नाम था शांति निकेतन, और ये पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी हुआ था, जिसकी चर्चा मैंने किया। ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि एंड ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू गेट द नोबेल प्राइज। अब देखिए इसके बाद जो यहां पर कुछ इनके वर्क्स लिखे हुए हैं, जो इन्होंने लिखा है
गीतांजलि, गोरा, द गार्डनर, द क्रिसेंट मून, द होम एंड द वर्ल्ड, ये सब इनके फेमस वर्क्स हैं। और मैं दोस्तों बताऊं, ये अक्सर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि हु रोट गीतांजलि, हु रोट गोरा, हुज द फेमस वर्क इज द क्रिसेंट मून। क्रिसेंट मून ये एक इतना अच्छा इंटरेस्टिंग वर्ड है ना। क्रिसेंट का मतलब ही चांद ही होता है, मून का मतलब ही चांद ही होता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्रिसेंट होता है आधा चांद, अर्ध चंद्र भी इसको बोलते हैं। वो गाना सुना है ना, आधा है चंद्रमा रात आधी, तो वो वाली चंद्रमा है द क्रिसेंट मून। तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे फेमस वर्ड्स इनके हैं जिसको कि हम लोग आज भी पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। तो ये थे हमारे गुरुदेव की कुछ खास बातें जिससे मैंने आपको बताई। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब पूछता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी शांति निकेतन, यू नो वेरी वेल, जस्ट आई डिस्क्राइब्ड हियर व्हाट वाज दैट रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड द इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी दैट इज कॉल्ड शांति निकेतन एंड अदर्स नेम इज आल्सो विश्व भारती। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं पोएम की, जिसकी चर्चा मैं कर रहा था। बहुत ही फेमस पोएम है, आप अगर गूगल पे भी जाके सर्च करेंगे ना तो इतना अच्छा अच्छा चीज इसके बारे में लिखा हुआ है कि आप इसको देखेंगे तो आप भी बहुत ही खुश होंगे। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। नहीं, यहां वेयर का मतलब कहां नहीं होता है, वेयर का मतलब जहां। कहां, अगर ये सवाल करते हैं कहां आपका दिमाग जो है बहुत ही बिना डर के, बहुत ही अच्छे से इंजॉयफुल मूड में रहता है। हम लोग सोच सकते हैं कभी ऐसा? एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं कि अभी अगर हम लोग किसी किराए के मकान में रहते हैं, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही डेकोरेटेड है, दोस्तों उतना अच्छा आपको कभी नहीं लगेगा जहां आपकी सिंपल से मकान हो, चाहे झोपड़ी हो, जहां आप रहते हैं। वो अपनापन, वो फीलिंग नहीं आती है जो कि दूसरे मकान में होती है। तो मैं बताऊं, यहां इसी लाइन में पूरा का पूरा पोएम घुसा हुआ है कि क्या है, कौन सा जगह है जहां पर कि हम बहुत ही अच्छे से रह सकते हैं, जहां मुझे कोई डर न लगे। तो दोस्तों वो चीज है, हम जब आजाद होते हैं। तो पता है, जब हमारे देश में जब गुलामी थी, हम लोग तो उसमें पैदा भी नहीं लिए थे, लेकिन जितने सारे लोगों ने सेक्रीफाइस किया, क्यों? क्योंकि इतना वर्स्ट कंडीशन था कि हम कुछ भी अपने से नहीं कर सकते थे, सब कुछ उनके आदेश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश, द ब्रिटिश, वी वर डूइंग एवरीथिंग। तो कहता है यहां पे, चलिए शुरू करते हैं इस चीज को। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, जहां की हमारा दिमाग बिना भय के, बिना कोई परेशानी के, बिना कोई प्रतिबंध के, बिना कोई रिस्ट्रिक्शन से अपने लाइफ को हम आगे बढ़ा सकते हैं। वो कब हो सकता है? कहता है एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और जहां सर को ऊंचा रख करके बात कर सकते हैं। तो सर को ऊंचा कहां रख सकते हैं? जहां मुझे आजादी मिली हो, जहां मैं आजाद हूं। तो वही जगह है कि जहां आप बहुत ही आराम से रह सकते हैं, बिना कोई डर के। आज दोस्तों, आज आजादी के इतने साल हो गए, हम लोग जिस जगह पे रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में हो, आप फ्रीली अपने काम को कर सकते हैं। आप पूजा पाठ कर सकते हो, दुआ सलाम कर सकते हो, कलाम कर सकते हो, सारे कुछ कर सकते हो, खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हो, गवर्नमेंट से आप हेल्प ले सकते हो, सारा चीज। क्यों आज ये है? बिकॉज वी आर फ्री नाउ, वी आर इंडिपेंडेंट। सो कहते हैं कि जब आप स्वतंत्र होते हैं तो आपका सीना चौड़ा और सर जो होता है ना, ऊंचा होता है। क्यों? क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। और जब हम स्वतंत्र होते हैं तो हमारे सारे कुछ भी, हमारे सारे क्रियाकलाप, एवरी एक्शन, क्रिएटिविटी, एवरीथिंग इज फ्री। व्हाट वी वांट टू डू वी कैन डू। कहते हैं वेयर नॉलेज इज फ्री। नॉलेज इज फ्री का मतलब कि जहां फ्री फोकट का पढ़ाई मिल जाए। करेक्ट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मत सोचना कि चलो जहां कोई फ्री कोचिंग चला दिया तो चलो यहां नॉलेज फ्री हो गया। कहोगे गवर्नमेंट सरकार फ्री पढ़ा रही है, पैसा दे रही है तो चलो फ्री। ये बात नहीं है। एक्चुअल मैटर क्या है कि जहां आपको नॉलेज लेने के लिए, जहां आपको डिग्री के लिए किसी को आगे सर झुकाना नहीं पड़े। आज हम लोग कहीं भी पढ़ाई करते हैं, कहीं भी कोई भी ज्ञान की बात करते हैं, तो हम लोग फ्रीली वी कैन गेट एजुकेशन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। तो व्हाई? बिकॉज वी आर फ्री। कहता है नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप
into the fragment by narrow domestic walls. दोस्तों, हमारे जो पहले के जो नेता थे, चाहे जो हमारे समाज सुधारक हुए, जो संत हुए, उन लोगों का एक सपना था कि हम लोग जो इतने सारे जाति, धर्म, कास्ट, क्रीड, ये सारे क्या है, ये नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं। नैरो मतलब देखिए आपको मैंने लिखा है संकीर्ण, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, वॉल्स मतलब दीवार। ये क्या है? वैसे दीवार जो टुकड़े टुकड़े करते हैं। हमारे देश देखिए, यू नो वेरी वेल, बहुत गर्व से कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। व्हाट डाइवर्सिटी मींस इज कि यहां पर बहुत सारे लोग रह तो रहे, अलग अलग रंग के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, दे आर लिविंग। बट मैं एक बात कहना चाहूंगा पर्सनली, मैं देखता हूं बिहार में खास करके आप देखोगे तो सबसे पहले लोग क्या पूछते हैं? हमारे संत तो कह गए, जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमारे यहां सबसे पहले बोलते हैं अच्छा अच्छा फलाना, क्या भाई कहां से हो? तो मैं बिहार से हूं। अच्छा बिहार से हो, कौन सी जाति से हो? ये क्या है? दिस इज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। कि सबसे पहले हम लोग कास्ट की बात करते हैं। सर, वी शुड थिंक अबाउट व्हाट यू आर, व्हाट इज योर पर्सनालिटी, what is your character, but no, first of all we ask what is your caste. So this was a warning what he wants here कि हमें इन सारे चीजों से हटके रहना है। हमारे यहां जाति धर्म की दीवार ना हो। क्यों? क्योंकि इससे हमारे जो देश का डेवलपमेंट है वो रुकता है, उसमें बैरियर्स है ये सब, जिसके चलते उन्होंने कहा कि जहां की The world has not been broken. और एक बात मैं बताऊं दोस्तों, he has not even spoke about India, he talked about the world. ये कोई बहुत सरप्राइज की बात नहीं है। अभी हाल फिलहाल में आपने एक साल पहले सुना होगा कि अमेरिका में एक ब्लैक को जूतों से कुचल कुचल कर मार दिया गया था, बहुत हंगामा हुआ था। ये क्या था? अमेरिका में भी वहां ब्लैक एंड व्हाइट का मैटर होता है। तो ये सारे इन्होंने कहा कि ये पूरा वर्ल्ड को एक फैमिली माना, पूरे वर्ल्ड को एक यूनिट माना, जिसमें इन्होंने कहा कि भाई देखो कम से कम ये जो चीज है, जो डोमेस्टिक वॉल्स हैं, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, ये कम से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे हम अलग अलग होते हैं, टुकड़े टुकड़े होते हैं, हमारा डेवलपमेंट जो है वो खत्म हो जाता है। दोस्तों, इसमें आपको मैंने कहा था कि हर तस्वीर कुछ कहता है। ध्यान से देखिए, मैंने कहा ना, देखिए अभी यहां देखिए, वर्थ ऑफ इंडिया फ्रीडम। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ होगा उस समय तो ये नहीं थे, लेकिन जितने भी लोग थे, आजादी की खुशी जितनी उनकी मिली होगी ना, उसको हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। उस खुशी को, चूंकि हम लोग उसमें नहीं थे, हम लोग सिर्फ आज उस जयंती को मनाते जरूर हैं, इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं हम लोग, बट उस समय जब ये हेडलाइन आया होगा ना, उसका आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंस लगता है। इसको मैंने खोजा है कहीं से, तो ये लगता है कि आज भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये न्यूज़पेपर है। पेपर तुम लोग बहुत सारी पढ़ते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस और कुछ लाइन पे डिस्कस करते हैं हम लोग। फिर आगे चर्चा करते हैं, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। कहते वो जगह, हमारा वो संसार हो कि जहां से सच की आवाज आए, सच निकले। जो भी हो, सच्चाई में बहुत बड़ी ताकत होती है और झूठ के कारण झूठ फरेब होता है। लेकिन इन्होंने कहा कि जहां हमारे यहां सच हो, झूठ से कोई आगे बढ़ता नहीं है। झूठ कौन करता है? जो गलत आदमी होता है। झूठे काम कौन करता है? गलत काम कौन करता है? जो गलत व्यक्ति होता है। इन्होंने कहा कि नहीं, हमें हमारे दिल से जो गहराई से जो आवाज निकले, वो सच की आवाज निकले, उसमें झूठ कहीं ना हो। और उसके बाद ये कहते हैं, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। कहते हैं अब जब बात करते हैं, जब हम आजाद हो जाएंगे, तो अगर हमें डेवलप करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू वर्क हार्ड। बिना रुके, बिना झुके हमें आगे बढ़ते जाना है। मैं फिर कह रहा हूं, देखिए ये तस्वीर कुछ कह रहा है आपको। ये हमारा ट्राई कलर दिखाई पड़ रहा है और इसमें आप देख रहे हो कि सभी आगे बढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया।
दौड़ रहे हैं टू अचीव समथिंग। टायरलेस का मतलब आपको लिखा हुआ है अथक, बिना थके हुए, बिना रुके हुए। स्ट्राइडिंग मतलब प्रयास करना है। स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स, अपने बाह को आगे बढ़ाते रहना है। किस तरफ? टुवर्ड्स परफेक्शन, मतलब एवरी एक्शन, एवरी क्रिएशन, एवरी क्रिएटिविटी, एवरी आइडियोलॉजी शुड बी परफेक्ट। हाउ? बाय डूइंग समथिंग बेटर, बाय डूइंग इन प्रॉपर वे एंड विदाउट स्टॉपिंग। टायरलेस। सो ये बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने कहा है कि देखो भाई, देश तो हमारा आजाद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या? हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हमारा लक्ष्य है बहुत बड़ा, बहुत कड़ा, जिसे हम लोग को पार करना है। तो पार कैसे? ऐसे ही थोड़ी ना कर लेंगे, चल भाई आजादी मिल गया, बैठ के मस्ती करो, एंजॉय करो। नहीं, उसके लिए हमको मेहनत करनी है। आपने सुना होगा जब आजाद हुआ था देश हमारा, तो बहुत सारे कार्यक्रम हुए थे। सफेद क्रांति, चाहे हरित क्रांति, ये सब सारे क्यों हुए? इसलिए कि ताकि हमारा देश और आगे बढ़े। एजुकेशन के क्षेत्र में आज मैं बताऊं, गर्व से कहता हूं कि मैं भारतीय हूं, और मैं गर्व से कहता हूं कि मैं बिहारी हूं। ये 2 पॉइंट बहुत बड़ा बात मैं कहता हूं दोस्तों। आज बिहार का डंका पूरे वर्ल्ड में है, तो बिहार का डंका भारत में भी है। आप भारत के किसी कोने में चले जाओ, अच्छा बिहार का है, टैलेंटेड बंदा है। आईएएस जैसे ज्यादा कहां से निकलते हैं? तो बिहार से ही निकलते हैं। लोग कहते हैं बिहारी नहीं, हां बिहारी है। क्यों? वी आर प्राउड ऑफ बिहारी, बिकॉज ऐसा हम लोग करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्यों मेहनत करते हैं हम लोग ना। तो मैं जब बात करता हूं इस पूरे इंडिया के कंसेंट में, तो अब हम लोग को इन्होंने कहा कि मेरा यह सपना है कि हम लोग को अथक प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा काम करें, ताकि हमारा लक्ष्य की प्राप्ति हो। और लक्ष्य यह है कि हम और आगे बढ़ें, और आगे बढ़े, और पूरे वर्ल्ड में अपना नाम हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, हर जो भी लाइन 2-3 लाइन है, उसके बाद मैंने उसका वोकैब दिया है, इसको आप लोग जरूर से जरूर याद करेंगे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि विदाउट वोकैब, वोकैब इज द बुलेट। अगर बुलेट नहीं हो तो कितना बड़ा भी तोप रख लो, सॉरी तोप का तो कुछ अलग होता है, रिवॉल्वर है चाहे कुछ भी है, नहीं बुलेट है तो कोई काम का नहीं। उसी ढंग से अगर आपको इंग्लिश समझना है, पढ़ना है, तो ये वर्ड मीनिंग आपका बहुत जरूरी है, और इसे आप कर लेते हो तो बहुत आसान हो जाता है अंग्रेजी पढ़ना। फिर से ये वर्ड आता है वेयर द क्लियर। मैं एक बात कहूं, इसमें 7 बार, इस पोएम में पूरे 7 बार इन्होंने वेयर का प्रयोग किया है। ये भी क्वेश्चन दिखाता है, हाउ मेनी टाइम्स ही यूज्ड वेयर इन दिस पोएम। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज लॉस्ट इट्स वे इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। क्या है ये? क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन, क्रिएटिविटी। हां हमको ये करना है, कैसे होगा, क्या कर सकते हैं? जैसे मैं एक बात बताऊं आपको, न्यूटन्स लॉ आपने सुना होगा। न्यूटन को ही सिर्फ दिखाई थोड़ी ना पड़ा था कि हाँ वो एप्पल गिर रहा है नीचे, सबको दिखाई पड़ता था, लेकिन उसने उसमें कारण खोजा, और उसने कारण खोजा तो आज वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हुए। तो हम लोग जब बात करते हैं डेवलपमेंट की, क्रिएटिविटी की, नई आइडियोलॉजी की, नए बिजनेस की, टेक्निक की, तो दोस्तों कहता है क्लियर स्ट्रीम होना चाहिए। हर कुछ एक दूसरे को डिस्कस कर करके, अच्छे से काम कर करके हमें आगे बढ़ना है, ना कि कहते हैं वो ये खत्म नहीं हो जाए किस चीज में, इनटू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। देखिए ड्रेरी डेजर्ट का मतलब क्या लिखा हुआ? सूखा रेगिस्तान, ठीक है। डेड हैबिट, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता, वो जानते थे, आप भी जानते हो। अब तो खैर बहुत हद तक हमारे यहां अंधविश्वास खत्म हो गए, सुपरस्टिशंस नहीं है, बट उस समय भी, अभी भी है, इतनी रूढ़िवादिता कुछ कुछ चीजें में थी कि भाई हम ये नहीं कर सकते हैं, हम वो नहीं कर सकते। मैंने सुना था पहले किसी पूर्वजों से कि भाई जो 7 समंदर पार गया वो अशुद्ध हो गया, अब उसको पूरा पवित्र करो, अच्छे से पूजा पाठ करवा करके। ये क्या है बताइए आप? अगर ऐसा हो तो पता चला कि कहीं वर्ल्ड में तो हम कहीं जा ही नहीं सकते। ये सुपरस्टिशन जो हमारे यहां, ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, जो कि जिससे कहा कि इस पे बचो।
अगर जब तक नहीं बचोगे तो फिर ये पूरा हमारा चीज खत्म हो जाएगा, हम अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा कि डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। सी हियर इन दिस पिक्चर, आप देख रहे हो ये तालाब में एक छोटा सा बच्चा तैरता जा रहा है, क्योंकि उसका कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि हमें तैर कर उधर जाना है। अब उसमें आप लोग देखते हो ना कि कभी कभी रास्ते में, आज भी बहुत सारे लोग मानते हैं कि रास्ते में अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई तो भैया गाड़ी ब्रेक हुई, का है हमारे साथ दुर्घटना हो जाएगा। ये सुपरस्टिशन, ये रूढ़िवादिता हमारे अगर करियर में भी हो तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। जैसे देखिए यहां पर नींबू मिर्ची टंगा हुआ है, क्या है भैया, तो नजर लग जाएगी। अरे भाई मेहनत करोगे, नजर लगेगी, फिर अच्छी हो जाएगी, लेकिन इसके चलते हम काम ही ना करें। ये सुपरस्टिशन है। काला कौआ, ये सब सारे जो है ना, तो इन सारे चीजों में नहीं पढ़ के इन्होंने कहा कि आप क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन में जाएं, एकदम अच्छे से प्रोडक्टिविटी हो, आपकी आइडियोलॉजी हो, अच्छे सोच हो, कुछ अलग करने की चाहत हो, देन वी कैन डेवलप एंड इंडिया विल डेवलप। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइंस है। ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोलता हूं कि अक्सर ये पूछ जाता है कि भाई क्या है डेड हैबिट, क्या है डेड हैबिट? वही है हमारे समाज की गलत कुरीति, हमारे समाज की गलत रीतियां, चाहे वो किसी धर्म में हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, सिख हो या ईसाई हो, ये सभी जगह कुछ ना कुछ है। तो उसमें पड़ गए तो फिर हम कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आते हैं। वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड बाय दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। कहते हैं कि वहां जहां दिमाग हमेशा हमारा आगे बढ़ता रहे, आगे इसके लिए कुछ काम करे, आगे के लिए सोचे, कब? इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम। स्वर्ग कौन चीज का? स्वतंत्रता का, इंडिपेंडेंस का। तो जहां अगर हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो उस स्वर्ग में हम आगे बढ़ेंगे, आगे अच्छे कार्य करेंगे और अच्छे सोच रखेंगे, तो वी विल डेवलप। इसीलिए कहते हैं माई फादर। माई फादर कौन? माई फादर मीन्स टू गॉड। हे भगवान, लेट माई कंट्री अवेक। हमारा देश अब जगने का समय आ गया है। भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारा देश को जगाएं। आपसे निवेदन है, आई रिक्वेस्ट यू टू जस्ट कुछ ऐसा करें कि हम सभी आगे बढ़ें, हमारे देश का हर एक नागरिक आगे बढ़े, जिससे हमारा देश का विकास हो। और ऐसा तभी संभव है जब हम स्वतंत्र हो जाएं, जब हम फ्री हो जाएं। यहीं पर आपका ये पोएम समाप्त होता है। और दोस्तों, इसमें इन्होंने क्या कहा कि सबसे पहला मेरा ड्रीम क्या है कि मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मेरा देश स्वतंत्र हो जाए। दूसरा, अगर इफ वी बिकम फ्री, व्हाट वी हैव टू डू? We have to do something in different ways, in different sectors. Why? Because we have to develop, we have to achieve our goals, and we have to be the best in the world. Even he has not told only about India, he has described about the world. The world is a whole family. Even you heard about Mahatma Gandhi. He wrote chapter जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं जो हूं सिर्फ इस देश का नागरिक नहीं, पूरे वर्ल्ड का नागरिक हूं। ये थीम हमारे जो पूर्वज रहे हैं, हमारे जो देश के समाज सुधारक रहे हैं, जिन्होंने ऐसा सोचा है, और जिसके कारण आज हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और निश्चित तौर पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए, ये था पोएम जिसको कि मैंने अभी आप लोग को बतलाया, और आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा और पूरी तरह समझ में आया होगा। और जहां अगर फिर से प्रॉब्लम लगता है तो आप हमारे जो चैनल का लिंक है उसके नीचे आप जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा और कहां प्रॉब्लम हुई इसमें। तो चलिए, इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं कुछ क्वेश्चंस पे, जो कि बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं। चाहे वो आपको मैंने शुरू में बताया ये चैप्टर, क्योंकि ये पोएम जो है बिहार बोर्ड में भी है, सीबीएसई में भी है, आईसीएसई में भी है, तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। तो चलिए, एक दो कुछ क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा है, ये मैं अभी डिस्कस करके बता देता हूं। बाकी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है जिसको कि आप लोग घर में उसको बना करके एज ए होमवर्क उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि अभी मैंने आपको पढ़ाया कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी का को
नोबेल प्राइज मिला। कब? अभी मैंने बताया शुरू में, 4 ऑप्शन है आपके, 1901, 1907, 1913 एंड 1910। तो थोड़ा सा इसको दिमाग पे जोड़ डालें कि उन्होंने लिखा कब था, वो पब्लिश कब हुआ था, ठीक उसके बाद ही मिला, पहले तो मिलेगा नहीं। तो आप ध्यान देखिए कि उनका जो नोबेल पब्लिश हुआ था 1912 में, तो डेफिनेट बात है कि यहां पे देखिए 3 ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर इज 1913। अब आते हैं व्हेन वाज आर.एन. टैगोर बॉर्न। ये भी उसमें आपको एकदम शुरुआत में ही मैंने बताया है कब वो पैदा हुए थे। तो इसमें अगर आप दिमाग लगाएं तो थोड़ा सा आ जाएगा आंसर, एंड द करेक्ट आंसर इज बी। ओके दोस्तों, अभी मैंने आपको एक बात कही थी कि इसमें कितनी बार वेयर का प्रयोग हुआ है, ये क्वेश्चन है। कितनी बार वेयर का प्रयोग इन दिस पोएम में किया गया है? उसके ऑप्शन है, पहला 5, दूसरा 6, तीसरा 7 एंड डी इज 8। कैन यू गेस इट? एंड द करेक्ट आंसर इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर दैट व्हाट टाइप ऑफ पोएम इट इज। ये पोएम किस प्रकार का है? ऑप्शन है पैट्रियोटिक, रोमांटिक, नेचुरल एंड ऑल ऑफ द एबव। क्या ये पैट्रियोटिक है, या रोमांटिक है, या नेचुरल, या तीनों है? द करेक्ट आंसर इज पैट्रियोटिक। ये एक प्रेयर है बट द सेंस इज पैट्रियोटिक। इसको मैंने पहले ही आप लोग को बतलाया है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो अक्सर आपके एग्जाम्स में आते हैं। अब चलिए हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये आपका होमवर्क है जिसको कि आप लोग कंप्लीट करेंगे। ये 2 मार्क्स का है और इसमें कुछ 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अभी मैंने आपको इस पर बहुत ही अच्छे से समझाया है कि नैरो डोमेस्टिक वॉल क्या है। इसको आप लोग होमवर्क में रखेंगे कि क्या क्या चीज हमारे जो है बैरियर्स हैं। वॉल का मतलब समझिए बैरियर्स ऑफ द सोसाइटी, ऐसे आप कर सकते हो कि व्हाट इज द बैरियर्स ऑफ द सोसाइटी, एंड द सेम क्वेश्चन इज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। दूसरा है व्हाट इज हेवन फॉर फ्रीडम। हेवन क्या है? हेवन ऑफ फ्रीडम क्या है? कि जहां आप सब कुछ अपने सोच के अनुसार कर सकते हो अच्छे से। तो इसको और 2-3 लाइन में इसको डिस्क्राइब करना है। हाउ कैन बी परफेक्शन अचीव्ड। ये भी मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि कैसे परफेक्शन को हम अचीव कर सकते हैं। हाउ कैन बी परफेक्ट। सो इट इज डिस्क्राइब्ड इन दिस पोएम एंड यू कैन राइट इन 5 लाइन्स। व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डज द पोएट डिजायर फॉर द कंट्री। कैसा फ्रीडम पोएट ने कहा है हमारे देश के लिए। तो इस पर भी आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अगर मैंने जो पढ़ाया उसे आप समझे होंगे तो बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेट द जिस्ट ऑफ द पोएम। सॉरी, यहां पे इन स्मॉल से लिखा हुआ है। अब द पोएम इन योर ओन वर्ड्स। जिस्ट का मतलब क्या होता है? समरी। आप अपने वर्ड्स में, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको पूछता है कि आखिर ये पोएम क्या है। फिर आपको ये दूसरे शब्द में दूसरे ढंग से पूछ सकता है व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम, ये भी पूछ सकता है। या फिर व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पोएम। तो ये सारे का आंसर एक ही हो सकता है जो कि आपका समरी है, जिसको कि आप अपने वर्ड में लिख सकते हो। फिर कहते हैं कि डज द टाइटल ऑफ द पोएम कन्वे टैगोर्स विजन ऑफ ए फ्री कंट्री। तो ये जो टाइटल है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, तो क्या ये जो टैगोर का विजन जो है फ्री कंट्री का, ये उसको बतलाने में सक्षम है, सही है, बतला पाता है या नहीं बतला पाता है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप दोस्तों आपको घर पे करना है। मैं फिर से कहता हूं कि अगर इसमें मेरे पढ़ाने में कहीं प्रॉब्लम हुई तो प्लीज 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 आप जरूर मुझसे शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि जो ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है इसको ज्यादा से ज्यादा सभी लोग को शेयर करें, अपने दोस्तों को बतलाएं, ताकि सभी लोग को उनको लाभ मिल सके। क्योंकि आपको जैसा पता है कि गया गाइडेंस प्रोग्राम में 9, 10, 11, 12 सारे के सारे चैप्टर्स हम लोगों ने उसको कंप्लीट करवाने का काम किया है। पिछले साल भी हुआ था, इस बार भी हम लोग शुरू किए हैं। तो इससे आप जुड़ें और दूसरे लोगों को भी जुड़ें।
जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे लिखा हुआ, आप सभी का गया गाइडेंस प्रोग्राम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।